तो हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच इस पर बात कर रहे थे कि कानून की रियलिस्टिक अप्रोच क्या है। और कानून की रियलिस्टिक अप्रोच नहीं, किसी भी चीज की रियलिस्टिक अप्रोच उसी को कहते हैं कि वो चीज ठीक जैसी है उसका अध्ययन। वो बताई कैसी गई इससे कोई मतलब नहीं, उसके बारे में समझा क्या जाता है इससे भी कोई मतलब नहीं। वो ठीक जैसी है उस रूप में उसका अध्ययन, इसी को रियलिस्टिक अप्रोच ये कहा जाता है। आप अपने जीवन में देखें तो रियलिस्टिक अप्रोच के आदमी, इस वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो इस वाक्यांश का एक ही अर्थ है कि वो चीजों को ठीक वैसा लेता है जैसी वे हैं, ठीक जैसी है वैसा लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि वे वस्तुएं जैसा प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं वो उन वस्तुओं को उनके प्रभाव के मुताबिक श्रेणीबद्ध ये करता है। ये रियलिस्टिक अप्रोच का अर्थ है। वे चीजें बताई क्या गई हैं, उन्हें किन उद्देश्यों के लिए समाज में जन्म दिया गया है, इस सबसे अलग हटकर इस बात का कि वो ठीक जैसी हैं वो स्थिति कौन सी है, इसी को रियलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। और जब कानून के क्षेत्रों में ये लागू करते हैं तो एक चीज दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि निश्चित तौर पर भले ये कहा जाता हो कि कानून वो है जो किताबों में लिखा है, यानी कानून कागजी नियम है, लेकिन अगर रियलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए तो कानून कागजी नियम नहीं है। कानून वही है जो न्यायाधीश महोदय कर रहे हैं। ये ठीक है कि न्यायाधीश महोदय अपनी मनमानी के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कागजी नियम का सहारा ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि कागजी नियम के बिना कोई निर्णय ये नहीं आ रहा, लेकिन ये भी उतना ही ठीक है कि कागजी नियम तो एक ही है और उसके आधार पर भिन्न भिन्न निर्णय। ये कैसे संभव है? तो जो रियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये बातें ठीक नहीं है कि जो कागज का नियम है वो कानून है। वो कहते हैं ठीक बात ये है कि कागज का नियम ये स्रोत है, कानून तो वो है जो न्यायाधीश महोदय बता रहे हैं। ये अप्रोच उनकी उभर कर सामने आ रही है। जैसे रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो आज विद्यालय शिक्षा के संस्थान नहीं है। अगर शिक्षा के संस्थान हैं तो जो एकेडमी में टॉपर है उसे कंपटीशन के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत कहां है? वो कोचिंग क्यों कर रहा है? अगर वो एकेडमी का टॉपर है इसका मतलब ही यह है कि उसे सब कुछ आता है। उसके जो नंबरों का औचित्य है वो तो इसी बात में है कि उसने वो योग्यता अर्जित की है जिसके आधार पर उसे उतने नंबर दिया जाना न्यायोचित है, तभी तो वो टॉपर है। और फिर यदि ऐसा है तो फिर उसे अलग से कुछ हासिल करने की, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब ही है कि रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि क्लासेस में कोई पढ़ाई भी हो रही है,
इनफैक्ट क्लासेस में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वहां अटेंडेंस लग रही है, ठीक है, और समय काटा जा रहा है। जो 45 मिनट का पीरियड है उसको काटा जा रहा है, और उसको काटने के लिए क्या क्या अपनाया जा सकता है वो सब कुछ हो रहा है। तो रियलिस्टिक अप्रोच किसी भी चीज की यही होती कि चीज जो है उसका अध्ययन, अच्छा चीज जो है उसका अध्ययन करेंगे तो हवा में तो करेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से चीज ठीक जैसी है हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता। तो रियलिस्टिक अप्रोच जो कानून में जन्म लिए वो भी एक उद्देश्य के साथ जन्मी, और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य न्यायालय की जो प्रक्रिया है इसमें सुधार लाया जाए। और किसी भी चीज में सुधार तब तक नहीं आता जब तक जो कुछ वास्तव में हो रहा है उसको ना कहा जाए। हम बराबर ये कहते रहे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो तुम में कोई सुधार संभव नहीं। तुम में सुधार की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब हम वो उघाड़ कर सामने रख दें जो तुम वास्तव में हो, ठीक है। अगर बुरे हो तो बुरा, और अगर अच्छे हो तो अच्छा, ये हम उघाड़ कर जब सामने रख देंगे तभी सुधार की कोई प्रक्रिया ये संभव है। और अगर अच्छे हो तो सुधार की जरूरत नहीं, और अगर सुधार की जरूरत है इसका मतलब यह हुआ कि तुम बुरे हो। इसलिए न्यायालय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने से सामाजिक उद्देश्य ये हासिल नहीं हो सकते, और इस बात को यथार्थवादियों ने खूब ढंग से समझ लिया है। कागजी नियम बहुत अच्छे बना देने से भी जो सामाजिक आदर्श है, जो जिसके लिए कानून जन्मा, उसे प्राप्त कर पाएंगे हम, ये कतई असंभव है। इसके लिए हमें वो चीज जाननी होगी जो इनफैक्ट व्यवहार में कानून है और कानून का प्रभाव रखती है। और जब इस ओर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि न्यायाधीश महोदय जो कागजी नियम को अर्थ दे रहे हैं, अर्थात न्यायाधीश महोदय इनका निर्णय ही कानून है। यथार्थ में जब हम देखेंगे चीजों को तो ये हासिल हो। और इसीलिए अगर हम समाज को उन लक्ष्यों तक ले जाना चाहते हैं जो लक्ष्य विधि ने समाज के लिए निर्धारित किए हैं, तो न्यायाधीश महोदय की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर हमें ध्यान देना होगा और उसको सुधारना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक विधि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व नहीं कर सकती। इसीलिए यथार्थवादी समाजशास्त्रियों के, ठीक है, समाजशास्त्रियों के विचार को व्यवहार में संभव बनाने वाले लोग हैं, ऐसा माना जाता है। यह माना जाता है कि जो समाजशास्त्रीय विचारक है उन्होंने उसकी कल्पना की है जो संभव हो सकता है। उन्होंने एक संभावना इसको देखा है, लेकिन उसे ठीक से संभव बनाने का काम ये यथार्थवादियों ने किया। कागजी नियम चाहे जैसे बना लो, आपने विधिक अवधारणाओं को पता कर लिया, विधिक अवधारणाओं के आधार पर आपने सामाजिक हितों की पहचान कर ली, आपने व्यक्तिगत हितों की पहचान कर ली, सब कुछ ठीक कर लिया। जिसे करना है उस पर अगर कोई ध्यान नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और जो यथार्थवादी हैं वो देख रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करो कि फलाना इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है,
ठीक है, फलाना इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि वहां कंपटीशन में सेलेक्ट होने वाले लोग ये बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, इसलिए अच्छा नहीं है। जरा ये भी देखना पड़ेगा कि जो सफल हुए उनकी सफलता में स्वयं इंस्टीट्यूट का कितना रोल है, ये तो देखना ही होगा। इंस्टीट्यूट की अच्छाई और बुराई इसी से तय हो सकती है। हो सकता है वो कहीं और थे, ठीक है, तैयारी करके और सफल हुए। तो यथार्थ जो है उससे सामना, यथार्थ से सामना अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ये उपयोगी नहीं हो सकता। तो समाजवादी विचार उपयोगी हो सका इसलिए क्योंकि यथार्थवादियों ने ये बात सामने रखी कि न्यायाधीश महोदय जिनके कारण अब तक यथोचित सफलता प्राप्त नहीं हुई, इनके व्यवहार को देखना पड़ेगा। वो संशय में है, कंफ्यूजन में है कि क्या वाकई कागजी नियम ये कानून है। वो कंफ्यूजन में, और कंफ्यूजन से ही सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्होंने देखा कि नहीं, डेफिनेटली नहीं, कागजी नियम कानून नहीं है। क्योंकि अगर कागजी नियम कानून होता है तो वो सुधार संभव हो गया होता, क्योंकि नियम के मुताबिक सभी निर्णय दे रहे हैं, कोई नियम के विपरीत जाकर निर्णय नहीं दे रहा। ऐसा एक भी जज नहीं है, ऐसा एक भी न्यायाधीश नहीं है जो नियम के विपरीत निर्णय दे रहा हो। नियम की व्याख्या सबकी अलग है, सब नियम की व्याख्या अलग कर रहे हैं और तब नियम इसी के आधार पर निर्णय दे रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि नियम की व्याख्या अपनी अपनी है। इसका मतलब निरंकुश इच्छा चला रहे हैं, मनमानापन कर रहे हैं। अब इनका मनमानापन हम रोक नहीं पाएंगे। कैसे रोकेंगे? रोक ही नहीं सकते। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह अवधारणा है प्राचीन काल से। न्याय निर्णयन में वे स्वायत्त हैं और स्वतंत्र हैं, यह अवधारणा है। कैसे रोकेंगे? रोक ही नहीं सकते। तो जब रोक नहीं सकते तो इस बात का उपयोगी उपयोग ये कर लिया जाए, ठीक है ना। यही एकमात्र रास्ता बचता है, इसके अलावा रास्ता ही नहीं। हमने आपसे पहले कई बार कहा कि सांप में जहर रहेगा, वो आप खत्म नहीं कर सकते। तय आपको करना है कि सांप के जहर का उपयोग करें या उससे मर जाएं। भाई आज तो स्नेक फार्मिंग ये हो रही है, सांप का जहर सोने की कीमत इस पर बिक रहा है। हमने उसका उपयोग ढूंढा है, तो जो हम नष्ट नहीं कर सकते उसका उपयोग ढूंढना पड़ेगा। तो न्यायाधीश महोदय कागजी नियम के आधार पर इसी प्रकार मनमर्जी चलाएंगे, लेकिन जरूरी है कि हम विधि को समाज में परिवर्तनकारी बना सके, विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व कर सके। इसलिए हम उन बातों को पहचाने, ठीक है ना, हम उन बातों को पहचानने की कोशिश करें जो न्यायाधीश महोदय को निर्णय देने में प्रभावित करती हैं। अगर हमने उन चीजों की पहचान कर ली, ठीक है ना, तो हम एक मार्गदर्शक संहिता ये निर्मित कर पाएंगे, ठीक है, भविष्य के न्यायाधीशों के लिए कि आप इस ढंग से निर्णय दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। विधि समाज का में परिवर्तन का नेतृत्व करती रहेगी। तो हम लोगों ने ओलिवर वेंडल होम्स को देखा था, ठीक है, हमने उस प्रक्रिया को जानने की कोशिश की थी जो न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करती है, क्योंकि एक्चुअल कानून वही है, एक्चुअल कानून वही है, यानी व्यवहार में कानून वही है। आप सिद्धांत में किसी को कानून कहते रहो, सिद्धांत में कानून कह देने से फायदा क्या है? यथार्थ में कानून कौन सा है
इनफैक्ट कानून क्या है? इनफैक्ट कानून तो वही है। इसलिए अगर हम कानून में सुधार चाहते हैं तो हमें न्यायाधीशों के व्यवहार में सुधार ये लाना होगा, और हम न्यायाधीशों के व्यवहार में सुधार चाहते हैं तो हमें न्यायाधीशों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना होगा। ओलिवर वेंडल होम्स चूंकि स्वयं जज हैं, स्वयं न्यायाधीश, इसलिए उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया बताई और उन्होंने कहा कि न्यायाधीश तर्क, अनुभव, बुरे आदमी का दृष्टिकोण और एक वैज्ञानिक भावना, इसके आधार पर निर्णय देता है। यानी ओलिवर वेंडल होम्स ने यह भाव व्यक्त किया है कि भविष्य में भी इसी आधार पर निर्णय देना चाहिए, क्योंकि वो जज है। इसलिए वो जजों के लिए ये बात कह सकते हैं, वो जज है खुद। उन्होंने बताया तर्क, इसके आधार पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। और तर्क आता कहां से? हमने कल भी चर्चा की थी कि विधि ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार की समझी जाती रही है वहां से न्यायाधीश तर्क उठाता है। कि हमने केशव सिंह के मामले का उदाहरण दिया था। हमने कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के राष्ट्रपति महोदय को अपनी सलाहकारी अधिकारिता में जो सलाह दी थी वो ये कहा था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना काम कर रहे थे। अगर किसी की ये शिकायत है कि हमने विधायिका के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं किया है तो किया नहीं किया ये तय करना न्यायालय का ही काम है। हां, किया, अब दंड देना है, ये क्षमा कर देना है, ये विधायिका का विशेषाधिकार। इससे हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ओलिवर वेंडल होम्स ये करे तर्क कहां से आता है? तर्क आता है ऐतिहासिक अध्ययन से। ये भूमिका क्या रही है, इतिहास में कानून की भूमिका क्या रही है, इससे। और अनुभव क्या है ओलिवर वेंडल होम्स का? अनुभव उन्होंने साझा किया है और उन्होंने कहा कि अनुभव यह है कि कानून वही है जो न्यायाधीश महोदय कहेंगे। ठीक है, कानून में आदर्शात्मक तत्व होता है, ये नहीं पा रहे हैं ओलिवर वेंडल होम्स। कानून आदर्श को अपने में समाहित करता है, जैसा प्रकृतिवादी कहते हैं कि कानून क्या है? उचित है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि कानून क्या है? उचित बात, यही कानून है। युक्ति संगत बात, यही कानून है। यानी कानून में गुण है, ये कहते हैं प्रकृतिवादी। कानून, इसमें गुण है। और जो व्यवहार शास्त्री हैं, जो यथार्थवादी हैं, वो कहते हैं कानून में गुण नहीं है। कानून एक गतिविधि है कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये एक एक्टिविटी है, इसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये गुण नहीं है, ये स्वयं में अच्छा और बुरा नहीं है। लेवलिन ने, हमने कहा था, लेवलिन ने इसे एक इंजन माना है और कहा है कि ये विधि कृत्यों को संपन्न करने के लिए समाज में जन्मता है, इसमें स्वयं में कोई गुण नहीं है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि गुण है, क्योंकि प्रकृतिवादी वो भी गलत नहीं है, प्रकृतिवादी भी गलत नहीं है। जैसे प्रकृतिवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसके संरक्षण के लिए जो कुछ किया जाएगा वही कानून होगा। यानी कानून में गुण है कि वो स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और प्रकृतिवादी बिल्कुल गलत नहीं। आप सोचो, आप जब मरते हो तो काहे की कल्पना करते हो? मुक्ति की। आप मुक्ति की कल्पना करते हो। आपका जो परम लक्ष्य है वो मुक्त हो जाना है। और मुक्त किसे कहते हैं? जो परतंत्र नहीं है, जिस पर कोई बंदिश नहीं है, बंदिशों का अभाव, यही मुक्त अवस्था है। तो आपने परम लक्ष्य, ठीक है, स्वतंत्रता को निर्धारित किया है, तो इस लौकिक संसार में भी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। तो प्रकृतिवादी अगर उसको कानून कह रहे हैं जो
स्वतंत्रता के गुण को संभव बनाता है तो गलत नहीं है, लेकिन हर समय की कोई आवश्यकता होती है और कोई भी बात अपने समय में ठीक या गलत ये होती है। जो समय है उसमें बात ठीक और गलत निर्धारित की जाएगी। कभी सहदायिकी ठीक थी, आज एकल परिवार ठीक है, क्योंकि उस समय कृषक समाज था और कृषि में बहुत जरूरत है लोगों की, इसलिए सहदायिकी ठीक थी। आज श्रम के आधार पर लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए एकल परिवार ठीक है। कोई भी व्यवस्था सार्वकालिक नहीं हो सकती, व्यवस्था को समय अनुरूप बदलना होगा। यथार्थवादी यही कह रहे हैं। ओलिवर वेंडल होम्स का अनुभव है कि कानून क्या है। वो कहते हैं कानून एक गतिविधि है और इसके माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव बनाएंगे और वो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये ओलिवर वेंडल। तो आपका तर्क अनुभव। दूसरा वो कहते हैं कि कानून बुरे आदमी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, यानी वो भविष्य के न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शक संहिता तैयार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुरे आदमी के दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि कानून क्या है? एक गतिविधि। उसे समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करना है। परिवर्तन में बाधक कौन? बुरा आदमी। अच्छा आदमी परिवर्तन में बाधक नहीं है, वो तो परिवर्तन में सहायक है। और अच्छा आदमी, ये तो कानून न भी हो तो भी अच्छा ही रहेगा। अच्छा आदमी ये कानून का पालन नहीं करता, बल्कि ये अपने स्वभाव में जीता है। अरे भाई, कोयल तुम्हें बोलकर सुनाती नहीं है, वो बोलती है। ठीक है, अपने स्वभाव में जीना अलग बात है, वो आपकी स्वाभाविक अवस्था है। और किसी के कहने पर चलना ये दूसरी बात है, इसमें थोड़ी ही सही लेकिन परतंत्रता है। भले ही जिसके कहने पर चल रहे हो, तुम उसे श्रद्धा का केंद्र मानते हो और तुम अपनी मर्जी से उसके कहने से चल रहे हो, लेकिन फिर भी अभी भी तुम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो। पूर्ण स्वतंत्र वही है जो सिर्फ अपने आधार पर चल रहा है निर्णय। इसीलिए क्या कहा? महावीर स्वामी। स्वामी शब्द काय के लिए? स्वामित्व के लिए आता है। महावीर के व्यक्तित्व का कोई निर्देशक नहीं है, वो कौन है? वो स्वामी है अपने। इसीलिए हमारे यहां संत परंपरा के लिए स्वामी शब्द का उपयोग ये किया गया है। वो खुद के स्वामी है, वो किसी से निर्देशित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और खुद के स्वामी, खुद में तो ईश्वर बैठा है, यानी वो ईश्वर से ही निर्देशित या निर्धारित हो रहा है और उनमें ईश्वर है, यानी ईश्वर स्वयं सब कुछ कर रहा है। वो किसी के अधीन नहीं, किसी कोई उनका मार्गदर्शक नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो अच्छा आदमी, इसे कानून की जरूरत नहीं है। अच्छा आदमी तो स्वभाव में जीता है, कानून के मुताबिक नहीं जीता। तुम्हें लगता है वो कानून के मुताबिक जी रहा है, ये आपकी फीलिंग है। आपको लग रहा है कोयल बोल रही है, बोल नहीं रही है, वो स्वभाव में जी रही है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रही है। बोलने का अर्थ है सुनाना, क्योंकि बोलना सार्थक तभी है जब सुना जाए। जब तक सुना नहीं जा रहा, बोलना काहेगा? भाई काहे का बोलना? बोलना हुआ है ये बताने वाला तो कोई हो, और जो सुनेगा वही तो बताएगा कि बोला गया है। वो अपने स्वभाव में जी रही है, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि ठीक है। तो ओलिवर वेंडल होम्स कहते हैं कि अच्छा आदमी तो अपने स्वभाव में जिएगा, और जब स्वभाव में जिएगा तुम्हें लगे कानून के मुताबिक जी रहा।
तुम्हें कानून की व्याख्या ऐसी करनी है बुरे आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कि वो नियम से कितना डरेगा, ठीक है, वो नियम के बारे में क्या सोचेगा और नियम के बारे में सोचकर कैसे नियम से बचने के रास्ते खोजेगा, ठीक है ना। क्योंकि शराब पीना सब चाहते हैं, शराबी दिखना नहीं चाहते, तो बुरा आदमी भी बुरा करना चाहता है, बुरा दिखना नहीं चाहता। आप किसी चोर से पूछो चोरी क्यों की, वो बड़ा अच्छे कारण गिनाएगा चोरी करने के, बहुत अच्छे कारण। किताब क्या बताएं, घर में माता जी की तबीयत बहुत खराब थी, दवाई लेनी थी, इतने बेहतर कारण बताएगा चोरी के कि किसी का भी दिल पिघल जाए, ठीक है ना। तो बुरा आदमी भी दिखना बुरा नहीं चाहता, इसलिए हमें बुरे आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि नियम की व्याख्या ये ऐसे ऐसे करके खुद को बचा ले जाएगा, और बस हमें नियम की व्याख्या ऐसे देनी है कि ये बचा ना पाए खुद को, ठीक है। हमें क्योंकि बुरा आदमी सिर्फ भौतिक परिणाम के बारे में सोचेगा, यानी अगर हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या स्थिति भुगतनी पड़ेगी, वो भौतिक परिणाम है। जो बुरा आदमी यही सोचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कानून की बात बहुत अच्छी है और ये हमारे हित में है, इसलिए हमें इससे मान लेना चाहिए, क्योंकि हित दो प्रकार के, एक तात्कालिक और एक दूरवर्ती। हित भी तो दो प्रकार के, तुम्हारा तात्कालिक हित है कि गली तुम्हारे कब्जे में आ जाए तुम्हारे सामने की, लेकिन ये तुम्हारे दूरवर्ती हित के खिलाफ है, क्योंकि अगर गली तुमने कब्जा की तो सब करेंगे और फिर तुम अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकल पाओगे। जो तुम करोगे वो तो सब करेंगे फिर, इसलिए तुम्हारा दूरवर्ती हित इसमें है कि तुम्हें अतिक्रमण न करने दिया जाए, ठीक है ना। तो बुरे आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कानून का पालन बुरा आदमी सिर्फ भौतिक परिणामों के डर से करता है, बाकी कानून में निहित युक्ति संगतता, कानून में निहित अच्छाई इसके कारण नहीं करता, इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अच्छा आदमी वो अपने स्वभाव में जीता है, वो कानून का पालन नहीं करता, और तो स्वभाव ही नहीं है दूसरे की चीज कब्जा करना। वो गली क्यों कब्जा करेगा, करेगा ही नहीं। तो अच्छा आदमी तो स्वभाव में जिएगा, ये बुरा आदमी है ये गड़बड़ पैदा करेगा। तो ओलिवर वेंडर होम्स कहते हैं कि हमें बुरे आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, तब हम वो विधि पैदा कर पाएंगे जो सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर देगी। चौथा वो कहते हैं हमें विधिक अवधारणाओं का, हमें कानून की व्याख्या ऐसे करनी है कि जो तात्कालिक विधिक अभिधारणा है, जिसे विधिपरक अभिधारणा कहा था डीन ट्रांस्कोपाउंड ने, वो संतुष्ट हो पाए, वो संरक्षण पाए इस ढंग से। ये ओलिवर वेंडल होम्स है, क्योंकि न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीशों के लिए इस प्रकार से बोल सकते। हमने आपसे जॉन चिपमैन ग्रे की चर्चा की थी कि जॉन चिपमैन ग्रे उन्होंने भी ये पाया है कि कानून कागजी नियम नहीं है, बल्कि कागजी नियम तो स्रोत है, और उन्होंने ये भी पाया है कि कागजी नियम तो बहुत थोड़ा स्रोत है, अन्य स्रोत हैं जो कागजी नियम से ज्यादा स्रोत है, उसमें रूढ़ी उन्होंने पाई है, उन्होंने लोकनीति उसमें पाई है, उसमें उन्होंने न्यायिक पूर्वोक्त को भी पाया है। इस ढंग से आपने देखा था जॉन चिपमैन ग्रे, वो भी यथार्थवादी हैं, क्योंकि वो ये मानना है कागजी नियम, देखिए यथार्थवादियों में भी अनेक विचारों के लोग हैं, अनेक विचारों के। ओलिवर वेंडल होम्स भी यथार्थवादी हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कानून क्या है, न्यायिक निर्णय, यही कानून है, कागजी नियम कानून नहीं है, क्योंकि कागजी नियम कानून का स्रोत है, एक्चुअल न्यायिक निर्णय है, और जब एक्चुअल न्यायिक निर्णय है तो फिर सीधी बात है, न्यायिक निर्णय को हम ऐसा बनाएं जो विधि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर पाए। अब तक हम न्यायिक निर्णय को नहीं बना पाए, इसीलिए संशय हो रहा है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है।
इसलिए ओलिवर वेंडल होम्स क्योंकि जज हैं तो वो जजों को ट्रेंड कर रहे हैं कि साहब इस ढंग से आप अपने निर्णय को दीजिए, तो फिर विधि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। और इसीलिए वो समाजशास्त्रीय विचारकों की बात को धरातल पर संभव बना रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है ना। लेवलिन ने 3 बातें कही हैं। लेवलिन को हम 3 जगह पर पढ़ते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा यह लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। लोग सदियों से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं यह कहकर कि कोई कागजी नियम फैसला करता है। यह बात तो सिर्फ जो लाइब्रेरी में बैठे हुए लोग हैं उन्हें समझ में आ सकती है, जो समाज में है उन्हें यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कागजी नियम का ही फैसला करता है। फैसला हमेशा न्यायाधीश करता है। इसलिए न्यायाधीश को ध्यान में रखना चाहिए कि विधि एक गतिविधि है। विधि एक गतिविधि है जिसे इसलिए लाया गया है कि वो विधि कृत्य का संपादन कर पाए। उन्होंने विधि के लिए 6 लक्ष्य निर्धारित किए। वो लक्ष्य आपकी किताबों में लिखे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए, बिना दूसरों को कष्ट पहुंचाए, कष्टप्रद मामलों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया जाए। कष्टप्रद यानी हम भी चाहते हैं ये मकान हमें मिल जाए, तुम भी चाहते हो ये मकान हमें मिल जाए। कष्टप्रद मामले जो हो सकते हैं सोसाइटी में, उनका सामंजस्यपूर्ण समाधान, इसी को कानूनी समाधान कहते हैं। ठीक है ना। तो ये विधिकृत्य हैं जिनके संपादन के लिए कानून जन्मा है। ये न्यायाधीश महोदय को ध्यान में रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो अच्छे न्यायाधीश हैं, नहीं रखते तो बुरे न्यायाधीश हैं। ठीक है। लेकिन अब तक रखा गया है, इस पे वो संशय में है। संशय से ही तो यथार्थवाद निकल रहा है। संशय से ही तो निकल रहा है कि कागजी नियम कानून है या ये सर्वांग कवच है जिसके नीचे मनमानी कर रहे हो। और चूंकि सुधार की भावना से प्रेरित है ये सब, इसलिए न्यायाधीश महोदय आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वांग कवच के नीचे तुम मनमर्जी चला रहे हो, लेकिन बात भी कह रहे हैं कि तुम ऐसे से करो तो ठीक हो जाएगा, ये भी बता रहे हैं, सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेवलिन कह रहे हैं कि 6 काम हैं जिनको करने के लिए विधिकृत्य हैं, जिनको करने के लिए कानून जन्मा है। हालांकि आदमी जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसकी बात में बदलाव आता है। हमने कहा ना कि जब तक हम इमेच्योर थे, आपकी उम्र में थे, तब तक हमें इस बात से बड़ी चढ़ आती थी। हमें चिढ़ाती थी, यानी हमें भी आती थी कि लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस क्यों। अब हमें समझ में आता है कि नहीं, देना ही चाहिए, क्योंकि आप तो किसी समय पढ़ने आ जाएंगे, लड़कियां किसी भी समय नहीं जा पाएंगी पढ़ने। इसलिए हमें टाइम उनके हिसाब से निर्धारित करना पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि जो युक्ति संगत है वो किया जाना चाहिए। भाई क्या युक्ति संगत है वही तो किया जाएगा। तो आदमी में मैच्योरिटी बढ़ती है, उसकी बात बदलती है। जैसे जैसे अब आप देखें, कई बार हमारी पोस्ट पर या कहीं कोई कमेंट करता है तो मुझे कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख देते कि हाँ ठीक है, आप ही ठीक होंगे, पता नहीं भाई हमारी पोस्ट पर कमेंट मत किया करो, अपनी विचार का प्रचार प्रसार अपनी बाल पर करो। ठीक, कौन हमारी उम्र में आओगे खुद समझ जाओगे कि तुम्हारी बात ठीक नहीं है। तो लेवलिन, ठीक है, उन्हें भी समझ में आया है, उत्तरार्ध जब आया जीवन का तो उन्होंने अपनी बात में बदलाव लाए। उन्होंने कहा यह ठीक है कि कागजी नियम पूर्ण कानून नहीं है, यह सही है, लेकिन कागजी नियम भी कानून है। ठीक है, मैच्योरिटी आई आदमी में तो शुरू में आलोचना का उत्साह जरा ज्यादा होता है, धीमे धीमे व्यक्ति बदलता है। तो धीमे धीमे लेवलिन बदले भी हैं।
ठीक है, उन्होंने ब्रम्बेल बुश किताब लिखी है, बदले हैं थोड़ा सा, उसमें उन्होंने कहा है, अच्छा उन्होंने एक गतिविधि के तौर पर कानून को देखा है। लेवलिन इससे भी चिंतित है कि अगर ये सब कुछ कंटिन्यू रहा कि एक नियम कई निर्णय, तो व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। ठीक है, इससे भी चिंतित है वो। इसलिए लेवलिन ने एक और बात कही है। लेवलिन ने कहा कि ऐसा कुछ विकसित होना चाहिए ताकि लोग अनुमान लगा सकें कि न्यायालय का क्या निर्णय आएगा, कुछ अनुमान लगा सकें, यानी निश्चितता कानून में लाई जा सके। अभी तो अनिश्चितता है, कागजी नियम ये पता नहीं क्या व्याख्या करेंगे, ये पता नहीं क्या करेंगे, और लोग इतने अनिश्चित रहे व्यवस्था के बारे में तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए लेवलिन ने कहा एक क्राफ्टमैनशिप, एक शिल्पकारी कानून में विकसित होनी चाहिए, और शिल्पकारी का ज्ञान सबको होना चाहिए ताकि सब ये जान सके कि न्यायालय का निर्णय क्या आएगा। तो शिल्पकारी कैसे डेवलप हो, इसके लिए उनका प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, शिल्पकारी विकसित हो सकती है। उन्होंने 3 तरीके बताए। संगणनीयता शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, कैलकुलेशन, कि ये तय हो सके कि न्यायालय का निर्णय क्या आएगा। उन्होंने कहा कि यह देखना चाहिए कि क्या हम जिस मामले का निर्णय कर रहे हैं इस पर पूर्व से कोई निर्णय उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो उसको फॉलो करना चाहिए। यानी अगर पूर्व की समान परिस्थितियों में कोई निर्णय दिया जा चुका है इन परिस्थितियों की जैसी परिस्थितियों में, तो उसको फॉलो कर लीजिए। तो एक लोगों में विश्वास जन्मेगा कि भाई पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा होगा, ठीक है भाई यही कानून है, एक निश्चितता आएगी। दूसरी बात, जहां परिस्थितियां एक सी नहीं है वहां पिछला निर्णय फॉलो नहीं होगा। ये भी कार्य और लोग 2 चीजें हैं ना, तो यह भी नियम का ही हिस्सा हुआ कि अगर हमारा मामला पिछले निर्णित मामले जैसा नहीं होगा तो पिछले मामले में जो कुछ निर्णित हुआ था वो हमारे मामलों में फॉलो नहीं होगा। और तीसरा, तर्क, अंतर्निहित तर्क, इसके आधार पर मामलों को निर्णित करना चाहिए, तो भी एक रूपता आएगी। और तर्क के आधार पर कैसे निर्णित करते हैं, जैसे हमने कहा था, तर्क क्या है चोरी के पीछे, कि आपने बिना श्रम वो लेने की कोशिश की है या वो लिया है जो सुख सुविधा का वाहक हो सकता है और जिसे दूसरे ने उत्पन्न किया है। ठीक है, यही चोरी के पीछे अंतर्निहित तर्क है। इसके अलावा चोरी के पीछे अंतर्निहित तर्क दूसरा नहीं है। सुख सुविधा मानसिक हो सकती है, सुख सुविधा भौतिक हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमने कुछ खोजा तो उस पर पेटेंट कराने का हक हमें होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो एक प्रकार से चोरी ही कर रहे हो। यानी चोरी का विस्तार इस तर्क के आधार पर किया जा सकता है कि यह चोरी एक विशेष नाम है अनुचित समृद्धि का। चोरी भी एक विशेष नाम है अनुचित समृद्धि का, और अनुचित समृद्धि छल के रूप में प्रकट हो सकती है, अनुचित समृद्धि डकैती के रूप में प्रकट हो सकती है, अनुचित समृद्धि आपराधिक न्यास भंग के रूप में प्रकट हो सकती है, अनुचित समृद्धि संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के रूप में प्रकट हो सकती है। ये सब अनुचित समृद्धि के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक तर्क निकलता है कि अनुचित समृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो तर्क के मामलों पर, तर्क के आधार पर अगर मामलों का निर्णय, जैसे उन्होंने कहा हम निर्णय दर निर्णय बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और तर्क उसके पीछे क्या, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता का संघर्ष क्यों कर रहे थे, किन बातों के लिए कर रहे थे, जिन बातों के लिए कर रहे थे वही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है।
और उनका संरक्षण हर कीमत पर किया जाएगा। कोई उनके विरुद्ध न तो कोई संविधान संशोधन और न ही कोई कानून और न ही कोई कार्यपालिकी कृत्य, कुछ नहीं करेगा। दैट इज बेसिक, दैट इज फंडामेंटल। तो तर्क के आधार पर लेवलिन ने कहा निर्णय किया जाए तो भी निश्चितता आएगी और लोगों में विश्वास कानून की प्रणाली के प्रति बढ़ेगा। और चौथे विचारक हैं जेरोम फ्रैंक। जेरोम फ्रैंक बड़े परिवर्तनवादी विचारक हैं, ठीक है। जेरोम फ्रैंक से ज्यादा यथार्थवादी कोई भी नहीं है, हमने सब पढ़े, लेकिन जेरोम फ्रैंक सर्वाधिक विचारक, ठीक है, परिवर्तनवादी है, ठीक है। तो जेरोम फ्रैंक ये भी यथार्थवादी है और यथार्थवादी की सारी विशेषताएं इनमें मौजूद है। ये भी मान रहे हैं कि कागजी नियम कानून नहीं है, एक्चुअल न्यायिक निर्णय ये कानून है। वो कहते हैं कि अगर कागजी नियम कानून होते तो जिन्हें मुकदमेबाजी का शौक है सिर्फ वही न्यायालय जाते, बाकी कोई नहीं जाता न्यायालय। और ये बात जेरोम फ्रैंक की बिल्कुल यथार्थ है। हमने कहा ना, ये रियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं, ये बिना लाग लपेट। ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा था कोई आडंबर नहीं, उसकी बात करो जो कानून है। तो कोई आडंबर नहीं, जेरोम फ्रैंक उसी की बात कर रहे हैं जो कानून है। जरा आप कचहरी चले जाओ, मिलो लोगों से, और कचहरी छोड़ो, आप अपनी क्लासरूम को देखो। जो तुम्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक महोदय आ रहे हैं, जो कानून के शिक्षक हैं, उनकी कानून के प्रति कोई आस्था नहीं है। वो कहीं लिखा तो रहता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है, लिखा तो रहता है लेकिन होता नहीं है। ये वास्तविकता है कानून की। जेरोम फ्रैंक इसी पर अपनी बात आधारित कर रहे हैं। जेरोम फ्रैंक कह रहे हैं अगर कागजी नियम कानून होता और कागजी नियम के मुताबिक निर्णय आ रहे होते तो हर व्यक्ति इतना निश्चित होता कि अगर हमने कत्ल किया तो फांसी मिलेगी। लेकिन वो कत्ल करता है क्योंकि जानता है कि फांसी नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि इसमें संशोधन होना चाहिए, बल्कि वो ये जानता है कि अधिकांश संभावना ये है कि फांसी नहीं मिलेगी और हमारी किस्मत ही बुरी हुई तो भले ही मिल जाए, ठीक है ना। अगर कागजी नियम कानून होता तो न्यायालय जा ही कौन रहा होता। सिर्फ मुकदमेबाजी की मानसिकता के लोग, 80% आदमी नहीं जाता न्यायालय, क्योंकि पता हो उसे होता कि वह नियम ये कहता है, यही होगा, आज नहीं कल, कल होगा। लेकिन वो जानता है नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए वो जा रहा है। तो पहला तर्क जो जेरोम फ्रैंक यथार्थवादी होने के नाते इस बात के पक्ष में दे रहे हैं कि कागजी नियम कानून नहीं है, वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर कागजी नियम कानून होता तो न्यायालय जाते ही कौन, सिर्फ मुकदमेबाजी की मानसिकता के लोग, इसके अलावा कोई नहीं। लोग जा रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी न्यायालय जा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि वो ये मानते हैं, जानते हैं कि कागजी नियम कानून नहीं। अब जब कागजी नियम कानून नहीं तो फिर कानून क्या है? न्यायालय का निर्णय। जो हम कत्ल करेंगे, कत्ल का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, दीवानी मामलों के नाम भी ले सकते हैं, लेकिन कत्ल का नाम इसलिए ले रहे हैं जल्दी आपको ग्रस्त करता है, आपका माइंड समझ में जल्दी आता है। आप जाते इसलिए आपको मालूम है कि नहीं होगा ऐसा, और न्यायालय के निर्णय कहते दोष मुक्त किया जाता है तो आप दोष मुक्त हो गए।
तो एक्चुअल कानून कौन सा हुआ? आईपीसी में जो लिखा है या बीएनएस में जो लिखा है वो, या ये न्यायालय का निर्णय? एक्चुअल तो ये हुआ। हमने कहा ना, रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब जो चीज जैसी है उसका ठीक वैसे ही है। ये है। अब सवाल ये है, ये स्थिति अच्छी तो नहीं है, क्योंकि जो रियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं वे हमारे जैसे नहीं है। हम तो मूर्ख लोग हैं, हम तो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं या खुद को विद्वान दिखाने के लिए आलोचना करते हैं। आप फेसबुक पे कुछ बेवकूफों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सिर्फ इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि लोग उन्हें बुद्धिमान मान रहे हैं। समाधान उनके पास किसी बात का नहीं है। और मूर्खों से पूछो कि तुम्हारी आलोचना के आधार पर अगर वर्तमान व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो अल्टरनेट क्या है तुम्हारे पास? क्या समाज को अव्यवस्थित दशा में छोड़ दिया जाए? तो उन मूर्खों के पास कोई समाधान नहीं है। तो चूंकि यथार्थवादी मूर्ख नहीं है, वे विचारक हैं, चिंतक हैं, इसलिए वे समाधान की ओर बात करते हैं। जेरोम फ्रैंक ने कहा कि इस प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना होगा। न्यायालय का निर्णय आता कैसे है, इसे देखना पड़ेगा। ठीक है ना? न्यायालय का निर्णय कैसे आ रहा है? तो न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश महोदय से आ रहा है। सबसे पहली बात तो यही है भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि न्यायाधीश महोदय से आ रहा है। लेकिन न्यायाधीश महोदय से आ रहा तो क्या न्यायाधीश महोदय के शरीर से आ रहा? शरीर से नहीं आ रहा, यहां से आ रहा है। और यहां से आ रहा मीनिंग देयर बाई, क्या उस मस्तिष्क से आ रहा जिसका अध्ययन एक न्यूरोलॉजिस्ट करता है, यानी प्रारूप में जो मस्तिष्क है, जो निकालकर बाहर दिखाया जा सकता है कि यह मस्तिष्क है, क्या उससे आ रहा? नहीं, उससे भी नहीं आ रहा। उसके जो इमोशंस हैं उनसे आ रहा है, उसकी धार्मिक भावना से आ रहा, उसकी सौंदर्य अनुभूति से आ रहा। सौंदर्य हमने कहा मानसल सौंदर्य सिर्फ होता है, मतलब शरीर का सौंदर्य होता है, ऐसी नहीं, विचार सुंदर होता है। आप कहते हैं बड़ा खूबसूरत कविता है, कविता में कौन सी खूबसूरती भाई दिखाओ? ठीक है, लेकिन आप कहते हैं बड़ी सुंदर कविता है, इसका मतलब सौंदर्य अनुभूति का विस्तार सिर्फ मानसलता तक नहीं है, उससे आगे भी है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि न्यायाधीश महोदय, इनकी जो धार्मिक भावना है, इनकी जो सौंदर्य अनुभूति है, ये निहित हितों के संरक्षण की जो भावना इनमें है, ठीक है, और सुरक्षा और निश्चितता ये प्राप्त कर लेने की इच्छा जो इनमें है, और फिर अच्छी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं इनकी मूर्खता जो है, इनकी सुस्ती जो है, इनकी रूढ़ी जो है, इनका शब्द जाल, ये धूर्त जो है, ये अपने शब्द जाल से भी न्यायिक निर्णय को देते हैं। अच्छी बात भी करेंगे, यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं कि यहां से आता है न्यायिक निर्णय, इनफैक्ट। ठीक है ना? वो कहते हैं इनका जो पूर्वाग्रह है, ठीक है, पूर्वाग्रह होता क्या है? आपका अस्पष्ट अचेतन मन, ये पूर्वाग्रह है आपका। आप खुद नहीं जानते कि जो कुछ आप सोच रहे हो वो क्यों ठीक है। तुम ये कहते हो नहीं ठीक यही है, हम पूछे भैया क्यों ठीक है ये तो बताओ, तो वो उसके बाद लिए तुम्हारे पास कोई तर्क ही नहीं। तो जो अस्पष्ट अचेतन मन होता है उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। ये जो न्यायाधीश महोदय के हैं, अननेसेसरी आपके मन में भी होता है, जैसे हमारे मन में भी होता है, हमारे मन में है। इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि हम बेहतर न्यायाधीश नहीं हो सकते, क्योंकि बेहतर न्यायाधीष वो हो सकता है जो तथ्यों से अप्रभावित रहे, परिस्थितियों से अप्रभावित रहे। हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, किसी ने रो के हमारे सामने कुछ कहा, मान लेंगे ये सच है, हम जल्दी प्रभावित होते हैं, जबकि अप्रभावित रहना चाहिए परिस्थितियों से। ठीक है? तो या किसी के प्रति हम जब नाराज होते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, उतना नाराज नहीं होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। ठीक है? तो हम बेहतर आदमी नहीं हो सकते, बेहतर आदमी मीनिंग देर भाई बेहतर न्यायाधीश नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो अस्पष्ट अचेतन मन ये निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये जेरोम फ्रैंक का अध्ययन है।
वो कहते हैं इसके अलावा भी वो कहते हैं कि अब तक जो यथार्थवादी हैं, इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे अधूरे हैं, क्योंकि इन्होंने उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जिस प्रक्रिया से न्यायिक निर्णय आते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक प्रक्रिया तो यह है न्यायाधीश महोदय का व्यक्तित्व, इससे आते हैं, और दूसरी प्रक्रिया वो है कि न्यायालय अपना निर्णय तथ्यों पर आधारित करते हैं, तथ्य जो उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, किसके द्वारा? साक्षियों के द्वारा। ठीक है, साक्षियों के द्वारा। इसलिए जेरोम फ्रेंक पहले आदमी है जो दो प्रकार के संशयवादी है, ठीक है, ये निर्मित करते हैं, दो कैटेगरीज निर्मित करते हैं संशयवादियों में। कहते हैं एक नियम संशयवादी है, एक तथ्य संशयवादी है। ठीक है, जेरोम फ्रेंक ये कहते हैं कि ठीक है कि न्यायाधीश महोदय का व्यक्तित्व ये निर्णय में भूमिका निभाता है, लेकिन यही संपूर्ण सत्य है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। वो कहते हैं अब तक जो रियलिस्टिक हुए हैं उन्होंने न्यायाधीश महोदय के व्यक्तित्व को ही या अन्य बातों को निर्णय का आधार माना है और उसमें सुधार की प्रक्रिया इसे अपनाकर एक समान न्यायिक निर्णय प्राप्त करने की कोशिश की है और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की सिफारिश की है। ऐसा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया है, इसलिए वे अधूरी बात से परिचित हो सके। वो कहते हैं ठीक है, इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट के निर्णयों का विश्लेषण किया है, और अपीलेट कोर्ट विचारण का न्यायालय नहीं है, और अपीलेट कोर्ट विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परीक्षण कर रहा है, और अपीलीय न्यायालय या तो विचारण के न्यायालय को सच पाएगा या झूठ, यही तो होगा। तो अगर वाकई अगर उसने गलत बात को सच पा लिया तो विधि परिवर्तन की बात कैसे बनेगी? बनी नहीं पाएगी। तो अगर वाकई हम ये चाहते हैं विधि सामाजिक परिवर्तन की बात बने तो हमें परीक्षण न्यायालयों की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। ठीक है ना? वो कहते हैं अपीलेट कोर्ट से काम नहीं चलेगा, विचारण न्यायालय की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, ताकि हम ये भी जान पाए कि जो कमजोर वर्ग है, निम्न आय वर्ग का आदमी है, उसके लिए आखिर कानून क्या है, उसके लिए कानून, उसमें सुधार हो सके। उसके लिए जो कानून है इस समय वो बहुत भयावह है, उसमें सुधार आ सके, इसका प्रयास होना चाहिए। अपीलेट कोर्ट इनमें सुधार की बात तो आप कर रहे हो क्योंकि आप अपीलेट कोर्ट के निर्णयों का अध्ययन कर रहे हो, और अगर आप यही करते रहे तो संपूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अपीलेट कोर्ट अंततः विचारण न्यायालय के निर्णय को परीक्षित करेगा। और दूसरी चीज, आप सिर्फ साधन संपन्न वर्ग, इसके लिए जो कानून है उसको जान पाएंगे। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कानून क्या है, इससे आप अपरिचित रह जाएंगे, और निम्न आय वर्ग के लिए जो कानून है उसमें सुधार भी नहीं हो पाएगा। ओलिवर वेंडल होम्स ने भी जब अनुभव किया था तो उन्होंने पाया था, उन्होंने कहा था कि कानून न्यायालय का निर्णय और अक्सर यह साधन संपन्न लोगों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अक्सर यह साधन संपन्न लोगों के हितों की रक्षा करता है, इसलिए कानून साधन संपन्न लोगों के हितों की रक्षा करने वाली गतिविधि है। इस रूप में भी ओलिवर वेंडल होम्स ने देखा है। जेरोम फ्रेंक भी यही बात कह रहे हैं। वो दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं, कहते हैं एक नियम संशयवादी है, ये मानकर चलना है कि कागजी नियम ये कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कागजी नियम की व्याख्या अलग अलग है, न्यायिक निर्णय कानून है, और न्यायिक निर्णय अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या अन्य जो समाजशास्त्र वगैरह इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो चूंकि न्यायाधीश को प्रभावित करते हैं, इसलिए न्यायाधीश महोदय नियम की व्याख्या अपने हिसाब से कर देते हैं। और इसलिए नियम कानून नहीं है, न्यायिक निर्णय कानून है, लेकिन न्यायिक निर्णय के पीछे अन्य समाज विज्ञानों द्वारा
प्रतिपादित सिद्धांत हैं जो न्यायाधीश महोदय को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कागजी नियम तो कानून नहीं है, लेकिन निर्णय जो कि कानून है वो भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष है आपका नियम संशयवादियों का, जिन्हें जेरोम फ्रैंक नियम संशयवादी कह रहे हैं। जबकि जेरोम फ्रैंक कह रहे हैं कि अगर वाकई हम समाज के बहुतायत वर्ग के लिए एक ठीक कानून का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें परीक्षण न्यायालयों पर ध्यान देना होगा। वो कहते हैं न्यायालय का निर्णय अंततः तो परीक्षण न्यायालय से आता है, और परीक्षण न्यायालय में जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं उनसे आता है। और तथ्य कौन प्रस्तुत करते हैं? उनका मूर्ख वकील, धूर्त वकील। ठीक है, ये शब्द प्रयोग की है जेरोम फ्रैंक ने। बात सही है, बात सही है कि मूर्ख वकील, धूर्त वकील, ठीक है, ये तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं क्या प्रस्तुत करना है, वो प्रस्तुत कर दिया जो प्रस्तुत नहीं करना है। प्रस्तुत नहीं करना ये मीनिंग देयर बाय है, ये नहीं कि वो तथ्य है, उन्होंने अपनी व्याख्या से वो तथ्य उत्पन्न कर दिए जबकि वो नहीं है, वाकई वो नहीं है। गवाह सही बात बताना चाहता तो उन्होंने अपनी मूर्खता में उस तथ्य बदलवा दिए, और या अपनी धूर्तता में तथ्य बदलवा दिए। दोनों ही स्थितियों में बात तो गलती हो गई, चाहे मूर्खता से चाहे धूर्तता से। वो कहते मूर्ख ज्यूरी, धूर्त ज्यूरी, ये भी क्योंकि मूल्यांकन किसे करना है? ज्यूरी प्रणाली चूंकि वहां लागू है, इसलिए जहां के जेरोम फ्रैंक हैं, इसलिए वो हमारे यहां न्यायालय की बात करना। मूर्ख पीठासीन अधिकारी, धूर्त पीठासीन अधिकारी, इससे सारा मामला निर्धारित हो रहा है। वो कहते किस पर? दस्तावेजों पर, इन्हीं पर तो करोगे निर्णय। तो कहते इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, इस प्रक्रिया में। और उनका सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बोले तथ्य भी एक न्यायाधीश के सामने जाए तो अलग निर्णय होगा, वे ही तथ्य दूसरे के पास चले जाए अलग निर्णय होगा। आप कचहरी चले जाओ, कहते हैं कि इनके सामने बहस मत करना, जो सजा कर देंगे, उनके सामने करना वो छोड़ देंगे। ठीक है, तथ्य तो वही है, कानून भी वही है। ठीक है, तो जेरोम फ्रैंक कहते हैं ये जो बात है कि मूर्ख वकील, धूर्त वकील, मूर्ख जज, धूर्त जज, तथ्य अलग अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण, ये सब कुछ भिन्न भिन्न निर्णय उत्पन्न कर रहा है। इसमें न्यायाधीश के व्यक्तित्व की भूमिका तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी भूमिका भी है जिसको अभी तक तथ्यवाद रियलिस्टिकों ने नहीं देखा। वो कहते हैं ये भी है, दोनों बातें। और जब तक हम इस तथ्य प्रस्तुतिकरण की प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक न्यायिक निर्णयों में एकरूपता संभव नहीं। ठीक है, और तब तक जो एक्चुअल कानून है वो एकेडमिक कानून से अलग ही रहेगा। वो एक्चुअल कानून कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए तो कानून ये उनकी पकड़ के ही बाहर रहेगा, कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं सुधार लाना पड़ेगा, यद्यपि वो इस बात से आश्वस्त है कि हम संपूर्ण सुधार नहीं ला सकते। वो कहते हैं तथ्य प्रस्तुतिकरण, इसमें सुधार ले आओगे, ज्यादा ज्यादा यही तो कर लोगे। मूर्ख वकील, धूर्त वकील, इसमें कैसे लाओगे? मूर्ख जज, धूर्त जज, इनमें कैसे लाओगे? अब बोले जज, इसका जो व्यक्तित्व है यही सब चीजों का निर्णायक है। ठीक है ना, तो अब मूर्ख वकील, धूर्त वकील, इनमें सुधार नहीं ला सकते, और मूर्ख जज और धूर्त जज, इनमें भी सुधार नहीं ला सकते। तो बहुत हद आप सुधार ला सकते हो तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में। तो वो कहते हैं कि संपूर्ण रूप से कानून में निश्चितता आ जाए, यानी न्यायिक निर्णय एक जैसे आने लगे एक कागजी नियम के आधार पर, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं। लेकिन फिर भी सुधार की प्रक्रिया चलनी चाहिए, और सुधार अगर केवल न्यायाधीश महोदय में करते रहे तो कुछ नहीं होगा।
इस परीक्षण न्यायालय की प्रक्रिया में भी सुधार लाना पड़ेगा, और परीक्षण न्यायालय की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में सुधार लाना होगा, क्योंकि बाकी चीजों में मूर्ख वकील, धूर्त वकील, मूर्ख जज, धूर्त जज, इनमें तो सुधार ला ही नहीं सकते, इनमें कैसे ले आओगे। हालांकि वो इस बात से सहमत दिखते हैं कि न्यायिक पूर्वोक्त की प्रणाली, यानी केस लॉज की प्रणाली ठीक है, इसको फॉलो होना चाहिए, लेकिन वो आइडियल इसे भी नहीं मानते। वो कहते केस लॉ आया काहे पे, अंततः तो तथ्यों के प्रस्तुतिकरण पे आया, और तथ्यों के प्रस्तुतिकरण तो वैसे ही हुआ जैसे होता है। अरे भाई काहे पे आया, जो केस लॉ फॉलो कर रहे हो आया काहे थे, क्या आसमान से उतरा, क्या जिब्रील लेके आए थे, आयत हुआ क्या, आयत के समान, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आया तो तथ्यों के विश्लेषण थे, और तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया वही थी जो थी, तथ्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया वही थी जो थी, यानी मूर्ख जज, धूर्त जज, मूर्ख वकील, धूर्त वकील, ठीक है। झूठे शपथ पत्र, झूठे दस्तावेज, झूठे ही थे ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन झूठे भी थे ऐसा तो है, ऐसा तो है। तो वो कहते हैं प्रस्तुति, जब तक हम बीमारी की पहचान नहीं करेंगे, देखिए रियलिस्टिकों का सारा जोर बीमारी की पहचान पर है। वो कहते हैं आडंबर बंद करो, आडंबर बंद करो, कहते कोई आडंबर नहीं, कानून जो है उसकी बात करो, उसकी बात ही नहीं करोगे, तुम अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे, क्या फायदा होगा। अब बहुत अच्छी ड्रेस पहन के मॉर्निंग सर आपने कर लिया, हम भी आए, टाई आई लगा के खड़े हो गए, और प्रोजेक्टर पे हमने पढ़ा, बोले पढ़ा क्या रहे, बोले पढ़ा कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि बता रहे कि अटेंडेंस फलाने हाजिर, और अटेंडेंस हो रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही, हम तुम्हें बढ़िया बातें बता रहे, तुम हमें बता रहे सर बहुत विद्वान, हम तुम्हें बता रहे कि तुम लोग बहुत अच्छे, क्या फायदा होगा इस सब से, क्या लाभ है। तुम प्रसन्न हो सकते, हम प्रसन्न हो सकते, रिजल्ट जीरो। तो यथार्थवादी अपने को यथार्थवादी मानते ही इसीलिए वो एकदम उसी पर बात कर रहे हैं जो है, और उसमें सुधार की बात कर रहे हैं, इसलिए वे सुधारवादी भी हैं, उनका नजरिया आलोचनात्मक भी है। और आप देखेंगे ये चाहे लेवलिन हो, चाहे ओलिवर वेंडन होम हो, चाहे जॉन चिपमैन ग्रे हो, चाहे जेरोम फ्रैंक हो, इन सब ने जो विधिक प्रैक्टिस है इस पर ध्यान दिया है, और इस पर अपना यथार्थवाद आधारित किया है। ये अमेरिकन अप्रोच है, और ये इस पर बात करती है कि क्या कानून ये सर्वांग कवच है जिसके नीचे न्यायाधीश महोदय अपनी इच्छा चला रहे हैं, क्या ये एक और अप्रोच है, वो स्कैंडिनेवियन अप्रोच है, वो कहेगी ना विधि जो विधिक भावार्थ हैं वो अनर्थक वचन हैं, वो जब चीरफाड़ करेंगे कानून की तो वो ये पाएंगे कि ना ये तो केवल छल कर रहा है लोगों के साथ, ये तो केवल छल करने के लिए बनाया गया है। कोई आता है समझा देता है कि ये कानून है, आप मान लेते हैं कानून है, जबकि उसने वो कानून कहा इसलिए क्योंकि उसका हित उसमें था। वो जब चीरफाड़ करेंगे तो अलग ढंग की चीज पाएंगे। वो दूसरा जो भावार्थ है यथार्थवादियों का कि विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है जिनका उद्देश्य लोगों को साधनहीन बनाना है और लोगों से छल करना है, वो उस पर चलेंगे। ये स्कैंडिनेवियन यथार्थवाद और ये अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन यथार्थवाद पे हम लोग आगे बात कर लेंगे। एक लास्ट बात, जेरोम फ्रैंक ने न्यायिक पूर्वक की प्रणाली को मान्यता तो दी है, उन्होंने कहा है कि न्यायिक पूर्वक की प्रणाली फॉलो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि न्यायिक पूर्वक भी तथ्यों पर आते हैं इसलिए वो कहते हैं कि न्यायिक पूर्वक भी न्यायाधीशों ने हथियार की तरह इस्तेमाल किए हैं और न्यायिक पूर्वक के माध्यम से विनाश लीला कर रहे हैं, ऐसा उनका जो स्टेटमेंट है। तो जेरोम फ्रैंक यथार्थवादी है और परीक्षण न्यायालयों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शेष बात हम लोग स्कैंडिनेवियन यथार्थवाद पर सुधार